हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 2 में फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ये वर्क करते हैं कि फ्योल्स कौन थे। हेनरी फ्योल्स 1841 में पैदा हुए फ्रांस में। वो एक माइनिंग इंजीनियर थे और उनने कोल माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में ज्वाइन किया 1860 में। जब वो प्रमोट हुए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर 1866 में, उस समय वो कंपनी ऑलरेडी बहुत ही माली हालत में बुरी चल रही थी। माली हालत में बुरी चल रही थी मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी फेस कर रहे थे। उस समय हेनरी ने अपनी मैनेजिंग स्किल के द्वारा इतने अच्छे से मैनेज किया कि वो कंपनी जो इंसॉल्वेंसी कंडीशन पे आके खड़ी हो गई थी वो प्रॉफिट में चलने लगी और आगे डिविडेंड भी पे करने लगी। हेनरी की कंट्रीब्यूशन को मैनेजमेंट में टर्म करा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल्स को फादर ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और जिसमें उन्हें इन्फोसिस दिया है, मतलब उन्हें जोर दिया है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एग्जॉस्टिव मतलब पूर्ण रूप के नहीं हैं, वो सिर्फ सजेशंस हैं कि आप इस चीज़ को अप्लाई करिए। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड नहीं हैं, फ्लेक्सिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसा बोला गया है वैसे ही आपको अपनाना है, उसको जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप उस हिसाब से उसको यूज़ करें। हेनरी फ्योल्स ने जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड करा। पहला है टेक्निकल एक्टिविटीज़, जिसके अंदर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आता है। देन कमर्शियल एक्टिविटीज़, जिसमें बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग आ जाता है। देन फाइनेंशियल एक्टिविटी, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग यानी हम पैसे संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं वो आ जाता है। देन सिक्योरिटी यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉपर्टी और उसके लोग दोनों की ही सुरक्षा का जो देख रेख है उसकी बात है यहाँ पर। देन अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको एक साथ लिखना और उनसे आए हुए रिजल्ट्स को के ऊपर अपने निर्णय लेना अकाउंटिंग के अंदर आता है। देन मैनेजरियल एक्टिविटी में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग। इस तरीके से हेनरी फ्योल ने ये 14 प्रिंसिपल्स के साथ इन 6 एक्टिविटीज़ को जोड़ा है। और वो चीज़ ऐसी है कि आज अब हेनरी फ्योल्स के बारे में जानने के बाद हम उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड, सारे काम को डिवाइड कर लो इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कामों में। एंड अलॉट टू द वेरियस पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, और हर एक काम को पर्सन, जो व्यक्ति जिसको आप दे रहे हो करने के लिए, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दे दो। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क हर लेवल पे होता है, चाहे टॉप लेवल पे बोलिए, चाहे मिडिल लेवल पे बोलिए, चाहे सुपरवाइजरी लेवल पे बोलिए, चाहे कहीं भी बोलिए, वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। अगर मैं एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे काम का बोझ डाल दूँ तो एक तो वो काम पूरा टाइम पे कर नहीं पाएगा और दूसरा उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही अफेक्टेड हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी काम है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लो। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में हम परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाकर इसको वर्कआउट करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी कैसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है। एक व्यक्ति ये डिसाइड, जैसे एक शर्ट बनानी है तो ये डिसाइड करेगा कि एक शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, तो वो उस पूरे थान के थान में से उतना उतना वो काटता जाएगा। दूसरा व्यक्ति उस पर ड्राफ्टिंग करेगा कि किस साइज़ का वो उस
पर्टिकुलर कपड़े से शर्ट बनना है। तीसरा व्यक्ति उस पर्टिकुलर ड्राफ्टेड कपड़े पे से कटिंग करेगा। चौथा व्यक्ति उसकी कॉलर और बटन बनाएगा। पांचवा व्यक्ति इन सबको असेंबल करके फुल एक शर्ट बनाएगा और हो सकता है कि आगे वो छठा व्यक्ति उसको प्रेस करके पैक भी कर दे। तो हमने हर व्यक्ति को एक सर्टेन काम दिया। जब व्यक्ति, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर उनने कटिंग का काम दिया, तो जो व्यक्ति 3rd नंबर पे था जो कटिंग का काम कर रहा था, वो अपने कटिंग के काम में इतने स्पेशलाइज हो जाएगा कि उसको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा और वो बहुत तेज़ी से फटाफट करता चला जाएगा। वहीं पर जो ड्राफ्ट करने वाला है वो भी ड्राफ्ट करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसको पता रहेगा कि कम से कम वेस्टेज के साथ उस कपड़े को किस तरह से यूज़ करना है। राइट। सो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आती है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। देखिए, आप बार बार किसी काम को करेंगे तो ऑफ कोर्स आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेंगे, इसलिए एफिशिएंसी वर्ड करा है यहाँ पर। इंक्रीज इन आउटपुट, जितना रॉ मटेरियल दिया है उसमें ही आपका आउटपुट और बढ़ जाएगा। राइट। और रिड्यूस द वर्कलोड, क्योंकि काम इन सबों में डिवाइडेड है तो एक के ऊपर बोझा नहीं आया और सबों ने मिलजुल के जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। अगर वो वायलेट हुआ, वायलेट मतलब उसको फॉलो नहीं करा जाता है, तो क्या होगा? एक तो कोई स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति अगर सारा काम एक साथ करने की कोशिश करता है तो वो किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। उसके काम में, जॉब में कॉम्प्लेक्सिटी और डिफ़िकल्टीज बहुत आ जाएंगी, उसको टारगेट फुलफिल करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और बहुत सारे जगह चांसेस हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाए। डुप्लीकेशन मतलब एक ही व्यक्ति, सपोज ए को बोला था कि तुम 40 नंबर की शर्ट बनाना, बी को बोला था 42 नंबर की, और वहाँ पर वो दोनों ने 40-40 की बना दी। या इस सब चीज़ के चक्कर में क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे। सो डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, हमारा प्रिंसिपल है जो हमें अपनी वर्किंग प्लेस पे फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी जगह हो। अब सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू मेक डिसीजन, यानी आपके पास पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हो। एंड गेट द इम्प्लीमेंटेड बाय द सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो आपने डिसीजन लिया है वो आप अपने जूनियर्स के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो और उनसे वो काम करवा सकते हो। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज़ द ड्यूटी। ड्यूटी, दायित्व ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट एन असाइंड टास्क, जो काम दिया गया है उसको कंप्लीट करना। और देखिए, जब भी कोई ड्यूटी दी जाती है तो व्यक्ति उसके लिए अकाउंटेबल भी हो जाता है। एक एग्जांपल ले सकती हूँ कि घर पे अगर आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा एक काम करना, बिजली का बिल भर के आ जाना, तो आपने, और आपको पैसे दे दिए, आप मार्केट तक गए भी और आपकी अब ड्यूटी बन जाती है कि वो बिजली का बिल आप भले लंबी लाइन हो तो पूरा करके आएंगे। राइट। क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं उस चीज़ के लिए कि अगर बिजली का बिल आखिरी तारीख के और भरा नहीं गया है तो आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने अभी समझा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है। यहाँ पर फ्योर्स कहता है कि जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इक्वली उसके हिसाब से अथॉरिटी भी देनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है, या अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, दोनों ही केस, इम्बैलेंस केस जो होते हैं वो नुकसानदायक है। देखिए, किसी को अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, पावर ज़्यादा दे दी, आपको पता है ज़्यादा पावर मतलब दिमाग खराब वाली बात, राइट, तो वो मिसयूज़ करेगा। वहीं अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और पावर्स नहीं है तो आप काम टाइम पे नहीं कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं अगर हम इसको फॉलो करते हैं। इस बैलेंसिंग को फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पहली चीज़ जो होती है वो होता है क्विक डिसीजन, फटाफट डिसीजंस हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो काम दिया गया है उससे रिलेटेड आपको जो डिसीजंस लेना है उसकी पावर दी गई है। दूसरा, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। आपको जितना काम दिया है उसी हिसाब से आपको पावर्स मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, तो क्या होगा, उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता। देन काम जो है
टाइम पे कंप्लीट होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। सो दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट इफ इट इज़ बीन फॉलोड। और अगर वो वायलेटेड है, अगर उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब किसी को प्रॉपर कोई काम दिया गया है और उससे बोला गया है कि आप जो भी डिसीजन लो वो हमसे पूछ के लेना, वो हर चीज़ के लिए बार बार पूछने जाएगा, साहब ये करना है कि नहीं, साहब ये करना है कि नहीं। जितनी बार वो पूछने जाएगा उतना काम पीछे रहता जाएगा और वो डिले होता जाएगा डिसीजंस में। फिर अगर पावर ज़्यादा दे दी कि साहब आपका पावर बढ़ा दी, तो वो मिसयूज़ होने के चांसेस हैं। आप डिसीजन जैसे अभी डिले इन डिसीजन है, तो डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क भी होगा और ओवरबर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। यानी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है पर आपके पास पावर नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो जब आप बार बार उसको करने जाएंगे तो आप ओवरबर्डन हो जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम पे काम पूरा नहीं हो रहा है और आपके पास काम आता जाएगा। सो दैट गोज फॉर ओवरबर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ओवरबर्डन के साथ एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि अगले साल हमारा सेल्स डबल हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रोडक्शन भी डबल हो जाना चाहिए। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर आ गया प्रेशर कि भैया अगर अभी हम लोग 10,000 यूनिट पर ईयर बना रहे थे, अब हमें 20,000 यूनिट बनानी है। अगर इस चीज़ को करने के लिए उनको प्रॉपर अथॉरिटी, काय चीज़ की अथॉरिटी, किस किस चीज़ की अथॉरिटी चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्रूटमेंट, लेबर भी चाहिए, मशीनरी, सब चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट की अथॉरिटी अगर उनको नहीं मिलती है तो वो टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे और फिर वो ब्लेम भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको टाइम पे वर्क करने के हिसाब से दोनों चीज़ बैलेंस चाहिए थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर डबल टारगेट करा है तो अथॉरिटी भी चाहिए उसको फुल्ली वर्क करने के लिए।